हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी इस यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on advantages of collective bargaining and disadvantages of collective bargaining। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने डिस्कस कर चुके हैं हम मीनिंग्स और उसके टाइप्स के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर और उसके जो स्टेप्स है उनके ऊपर डिस्कस कर लिया हमने, इम्पोर्टेंस के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं और इसमें हमने डिस्कस किए कि कौन कौन सी कमिटीज़ है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी बॉडीज़ बना रखी है कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए। तो आज हम एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। Perhaps the biggest advantage of this system is that by reaching a formal agreement, both sides come to know exactly what to expect from each other and are aware of the rights they have. This can decrease the number of conflicts that happen later on. It also can make operation more efficient. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है उस पर पहुंचने के लिए दोनों साइड के जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो दोनों को पता लगती है कि दोनों के की एक्सपेक्टेशंस क्या है एक दूसरे से, और साथ में वो अपने राइट्स के बारे में, उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगता है और उनकी राइट्स है, ड्यूटीज़, इनके बारे में पता लगता है। साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो मोर एफिशिएंट बन सकते हैं इसके थ्रू। एम्प्लॉय हु इंटर कलेक्टिव बार्गेनिंग नो दे हैव सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर retaliation of being let go from the job if the employer were dealing with just a handful of individuals. He might be able to afford to lose them when he is dealing with the same entire workforce. However, operations are at risk and he no longer can easily turn a deaf ear to what his employees are saying. Employees who enter collective bargaining know that they have some degree of protection from employer retaliation or being let go from the job if that employers। तो एक्चुअल क्या होता है बस, जो एम्प्लॉय जो होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग इंटर करते हैं तो उससे क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन से, एम्प्लॉयर्स के रेटलाइजेशन से क्या और जॉब छोड़ने से, इन सब से क्या उनके सेफ्टी मिलती है। If the employer were dealing with just a handful of individual, he might be able to afford to lose them when he dealing। तो इसमें क्या होता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता बिना कोई रीज़न के। इन सब से क्या सेफ्टी मिलती है उनसे, जैसे कि कोई बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया अपना उसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ, तो वो मन में दबा के बात को बैठ जाते हैं, नहीं इसको मैं बताऊंगा, इसकी सैलरी रोक लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से एम्प्लॉय के साथ नहीं, इन सब चीज़ों से क्या एम्प्लॉय को सेफ्टी मिलती है, ये एडवांटेज है। और बात करें आगे, even though employers might need to back down a little, this strategy gives them the benefit of being able to deal with just a small number of people at a time. This is very practical in large companies where the employer might have dozens, hundreds, or even thousands of workers on his payroll. Working with just a few representatives also can make the issue at hand seem more personal. तो क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, बेनिफिशियल है
एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिशियल है, ताकि क्योंकि उनसे कस्ट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जैसे जैसे कि अगर एक एम्प्लॉयर है बहुत सारे कस्टमर एम्प्लॉयज़ के साथ डील करता है वो, तो मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेके काम कर रहा है कोई बड़ी कंपनियों में, तो क्या होता है इसमें, क्या जो श्रमिक होते हैं उनकी सारी चीज़ें पहले से डील पता रहता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या डिमांड है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि कैसे उन्हें फुलफ़िल करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रहती है। तो उससे क्या होती है पर्सनल जो सिर्फ कुछ प्रतिनिधि के साथ काम करने से भी कुछ मुद्दे अधिक जो पर्सनल नहीं ले, इस तरीके से सारी चीज़ें होती है इसमें, पे रोल्स को लेके इन सारी जो बेनिफिट्स है कस्टमर को, सॉरी एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें मिलती है इसमें। एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलते हैं कि एम्प्लॉयर उनके पेमेंट्स को डिक्रीज़ नहीं कर दे, सारी तरीके से। एग्रीमेंट रीच थ्रू दीज नेगोशिएशन यूजली कवर ए पीरियड ऑफ ए लीस्ट ए फ्यू ईयर्स। तो ये जो एग्रीमेंट होता है वो नेगोशिएशन यूज एक कुछ पीरियड तक ही होता है। पीपल देयर फॉर हैव सम कंसिस्टेंसी इन देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी। दिस टिपिकली benefit the company's finance department because know that fewer items related to the budget might change। तो क्या तो होती है जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स से में क्या होते हैं, ये कुछ सालों तक चलते हैं। तो पीपल्स जो एम्प्लॉयज़ है एम्प्लॉय को डर नहीं रहता है सालों तक कि हमारे ऐसे कुछ हमारे साथ में कुछ गलत हो सकता है। ऐसा साथ में है कि ये इसमें जो एनवायरनमेंट होता है और पॉलिसीज़ होती है उनको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। साथ में ही ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कंपनी का, उसको भी बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उनके साथ पहले से ही अगर जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर कोई छोड़ के जा रहा है कैसे क्या है, तो वो पहले से उनके बजट वगैरह चेंजेस होने हैं कैसे क्या, सब पहले से उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू पता लग जाता है। ऑन ए रोड स्केल यूजिंग दिस मेथड बिल कैन रिजल्ट इन मोर ethical way to doing business. It promote ideas such as fairness and equality. For example, these concepts and spill over can spill over into other areas of person's life, inspiring better general behavior toward other। तो क्या है, अपन अगर ब्रॉड स्केल पर देखें, अपन को इसको ब्रॉड स्केल की बात करें, तो ये जो मेथड है जितने भी बिजनेस है, अगर इस मेथड का जो अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो मेथड है इसका यूज़ करके जो बिजनेस है वो मोर एथिकल हो जाते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा एथिक्स का यूज़ करने लगे, तो नैतिकता पर ध्यान देते हैं। इट्स प्रमोट आइडिया सच ए फेयरनेस और इक्वलिटी के को वो बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं वो बिजनेस। फिर अगर एग्जाम्पल की बात लूँ, जैसे कि अवधारणाएं व्यक्ति के जो जीवन में अन्य क्षेत्रों में फैल सकती है, जो दूसरों के प्रतिवार सामान को प्रेरित करती है। मतलब जैसे कि इस तरीके से क्या होती है, फेयरनेस और इक्वलिटी एक से दूसरे में बदलती है, दूसरे से तीसरे में जाती है। तो मार्केट जो बिहेवियर होता है सबका, वो बिहेवियर भी इंस्पायरिंग करता है लोगों के लाइफ में चेंजेज होने के लिए। तो ये थे इसके एडवांटेजेस कलेक्टिव बार्गेनिंग के। सबसे ज़्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग से सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको होते हैं, एम्प्लॉयज़ को होते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके से कि उनसे अनफेयरनेस नहीं हो सके उनके वर्किंग प्लेस पर, ठीक है, किसी भी तरह के पेमेंट वगैरह को रोका ना जा सके, ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। A major drawback to using this type of negotiation system is that even though everyone gets a say in what happens, ultimately the majority rules, with only a few people determining what happens. Too many. This means that a large number of people, particularly in general workforce, can be overshadowed and feel like their opinion does not really matter. In the worst case scenario, this can cause serve division and hostility in the group।
तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस में कुछ उसके फेवर में भी होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट भी होते हैं। तो अगेंस्ट वाले लोगों को फिर आपस में उनको मन मुटाव हो जाता है, इससे फिर उसमें वो दुश्मनी बढ़ जाती है, तो हॉस्टाइलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी ये सही नहीं है। सेकेंडली, it always require at least two parties चाहिए, even though the system is supposed to pull both parties together during the process of trying to reach an agreement. People can adopt us versus the mentality when the negotiation are over. This way to looking at each other can be hard to set aside, and unity in the company can suffer. तो क्या होता है, इस जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए होती है। तो दो पार्टीज़ का ज़रूरी नहीं है दो पार्टीज़ है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के ही आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो इसमें क्या होता है, आज कंपनी की जो यूनिटी होती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स, गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर लोगों की जो मेंटलिटी होती है वो भी चेंज होती है इसमें। तो इसकी वजह से एक इसके ये है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन ऑल्सो बी कॉस्टली बोथ इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। टाइम और मनी के बेसिस पर देखें कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मनी भी बहुत ज़्यादा लगती है। रिप्रेजेंटेटिव हैव टू डिस्कस एवरीथिंग ट्वाइस, once at the small representative meetings and again when they relay information to the large group. Paying outside at arbitrators or other professional quickly can run up a fairly big bill, and when someone else is brought in, things often get slower and more complex because even more people are involved. क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पीपल्स इन्वॉल्व रहते हैं, दो पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती है, तो दोनों आपस में एक दूसरों को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी पड़ती है। हर मीटिंग में भी बहुत सारे बिल्स वगैरह आते हैं, तो उन सब का बिल कौन देगा, सब खर्चे तो आर्बिट्रेटर्स होंगे, वो भी जो होंगे अदर रिप्रेजेंट, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कॉस्टली है। और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ट्रेड यूनियन में कितने एम्प्लॉय रहते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हज़ारों एम्प्लॉयज़ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उनको शेयर करना, तो ये कठिन काम है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और मनी भी ज़्यादा लगती है। Some people point out that these techniques have a tendency to restrict the power of employers. Employers की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इस टेक्निक से ख़त्म हो जाती है एम्प्लॉयर की पावर। Employees often see this is a good thing, but from the company's perspective, it can make even basic प्रोसेस डिफ़िकल्ट, प्रोसेस क्या डिफ़िकल्ट बन जाती है इसमें कंपनी के बेसिस पर देखें तो, क्योंकि कंपनी के बेसिस पर हर चीज़ पेमेंट डिसाइड हो रहा है, तो वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू होता है, तो सब पहले से डिसाइड होनी चाहिए सारी चीज़ें, तो प्रोसेस होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इट कैन मेक इट चैलेंज टू डील विद इंडिविजुअल वर्कर्स। The goal of the system is always to reach a collaborative agreement, but sometimes tension boil over. As a result, one or both parties might feel they have no choice but to muscles to other side into giving up. Workers might to be this by doing on strike with hard questions and cuts into profit. Businesses might do this by staying lookouts, which prevents members of the workforce from doing their job and getting paid, negatively effective income and overall quality of living. तो जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को सहयोग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है, टेंशन्स होती है वो बढ़ जाती है। तो टेंशन बढ़ जाती है तो दोनों में एक को ऐसा लगता है कि मेरी बात मानने वाले नहीं है। तो अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी बात मानने वाली एम्प्लॉयर बात मानने वाले नहीं है, तो वो क्या हड़ताल पर उतर जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो जो कि क्या बिज़नेस को नुकसान करते हैं, बिज़नेस ऑपरेशन को भी नुकसान पहुंचता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनको फिर उनके साथ देखो कार्यबल के सदस्य उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इनकम क्या नेगेटिव होगी, नेगेटिव इनकम होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इससे इफेक्टिव होता है।
Lastly, union dues are sometimes an issue. They reduce the amount of take-home pay a person has become. They usually are deducted right from his paycheck. When things are good in a company and people don't feel like they are getting anything from paying the dues, they usually become unhappier about the rates. The idea of collective bargaining emerged as a result of industrial conflict and growth of trade union movement, and was first given currency in the United States by Samuel Cromper. In India, the first collective bargaining agreement was conducted in 1920 at the instance of Mahatma Gandhi to regulate labor management relation between a group of employees and their workers in the textile industry in Ahmedabad. तो यूनियन पे जो ड्यूज चल रहे होते हैं, यूनियन ड्यूज जो होते हैं, सब कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसमें क्या लोग पर्सनस के जो अमाउंट होता है उसको काट लिया जाता है। तो ये क्या कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है ना उसे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है। इसमें तो जो रेट्स होती है वो चेंजेज होती रहती है इसमें से, तो ये गलत है। अभी अपन बात करें इसकी कि जो आइडिया था अमेरिका में जनरेट हुआ था सैमुअल क्रॉम्पर्स ने, और महात्मा गांधी के प्रयासों से इंडिया में आया अहमदाबाद से इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डिसएडवांटेजेज और एडवांटेजेस देखे कलेक्टिव बार्गेनिंग के। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।